हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एनिमल सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और बेसिक हमने देखा था कि जो एनिमल सेल है या एनिमल सेल का जो हम कल्चर करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। हमने उसमें कुछ लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट्स देखी थी। सबस्ट्रेट किस तरह का होता है, जो सतह होती है जहाँ पे, या फिर जो ग्लास वेयर या फिर प्लास्टिक वेयर होता है वो किस तरह का होता है, वो हमने देखा कि सबस्ट्रेट और लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे एक बहुत मेन टॉपिक आता है, वो है मीडिया किस हिसाब का यूज़ होगा, कल्चर मीडिया किस हिसाब का यूज़ होगा। अब कल्चर मीडिया पे बेसिकली लगभग काफ़ी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर हम हटा दें, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फिजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको हटाए तो सब कुछ कल्चर मीडिया पे डिपेंड। अब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो तो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, पर जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है, जो न्यूट्रिशन है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, पर्टिकुलर सेल का जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए, वो सब कुछ इस मीडिया में होता है। अब कल्चर मीडिया क्या प्रोवाइड करता है, इस जो सेल को या फिर इस कल्चर को ये मीडिया क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो है ग्रोथ, अब ग्रोथ फैक्टर्स, ये हार्मोन पे मत चले जाना, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही। ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ बोलने का मतलब है कि ग्रोथ के लिए किसी भी पर्टिकुलर सेल, एनिमल सेल की यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, उसके ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो न्यूट्रिशनल हो, चाहे वो पीएच की बात हो, चाहे वो एसिडिटी की बात हो, चाहे इस तरह की कोई भी बात हो, चाहे किसी प्रोटीन की बात हो, वो सारे चीज़ जिनसे मिलके जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर सेल को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें ये मीडिया प्रोवाइड करता है। इस मीडिया में ये सारी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों ना हो, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, वो सब ये मीडिया जो है प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये जो मीडिया है हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग में डिवाइड करने का मतलब होता है, एक हो गया आपका नेचुरल और एक हो गया सिंथेटिक, जो कि हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो मीडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक मीडिया यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि है नेचुरल मीडिया, और दूसरे को हम बोल सकते हैं कि वो है सिंथेटिक मीडिया। तो नेचुरल मीडिया और एक सिंथेटिक मीडिया। नेचुरल मीडिया की अगर अपन बात करें तो नेचुरल मीडिया बेसिकली 3 कैटेगरीज में मिल जाती है। नेचुरल मीडिया का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के पास से टपक रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें वो भी कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता है, पर वो करने के बाद उसमें कुछ और चेंजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अवेलेबल है कहीं पर्टिकुलर, वो बना बनाया अवेलेबल है कहीं, हमें बस वहाँ से आइसोलेट करना है, खुद बनाना नहीं है, ठीक है। नेचुरल मीडिया का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको वो जो मीडिया है वो बना बनाया मिल जाएगा, चाहे वो लिविंग मीडिया हो, मतलब कहीं ब्लड का मीडिया, जो अगर ब्लड की बात कर रहे हो, सीरम की बात कर रहे हो, प्लाज्मा की बात कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के लिए लोग बोल रहे हैं कि उसको ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करेंगे और लोगों के प्लाज्मा का सैंपल ले रहे हैं। तो ये प्लाज्मा क्या है, ये एक तरह का नेचुरल मीडिया ही है, ये नेचुरल चीज़ है प्लाज्मा, ये नेचुरल लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है शरीर के अंदर। तो सबसे पहले 3 भाग में इस नेचुरल मीडिया को हम यहाँ डिवाइड करते हैं। ये जो नेचुरल मीडिया है इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला चीज़ आता है जहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट्स या फिर कोगुलेंट्स आते हैं। प्लाज्मा क्लॉट्स या फिर कोगुलेंट्स आते हैं, कोगुलेंट्स या फिर प्लाज्मा क्लॉट्स, ठीक। अब यहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट्स और कोगुलेंट्स बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, मेल फाउल यहाँ पे बोलने का मतलब है, आप समझ लो कि मुर्गा, चिकन, मुर्गा, मेल फाउल, उसका ब्लड हम यहाँ पे लेते हैं और उसके ब्लड में हेपेरिन डाल देते हैं। तो मेल फाउल का ब्लड और उसमें ऐड करते हैं हेपारिन। हेपारिन क्या करता है, हेपारिन इस ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। हेपारिन इस ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड के थक्के नहीं जमने देता। तो मेल फाउल का ब्लड हम लेते हैं, उसमें हेपारिन ऐड कर देते हैं और उसको हम
यूज़ करते हैं एज अ मीडिया, उसमें हम ग्रो करवाते हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली कई सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स रहते हैं जिसमें सेल का ग्रोथ हो सकता है। तो एक तो नेचुरल मीडिया में हम मेल फाउल के ब्लड का यूज़ करते हैं जिसमें हेपारिन मिक्स करते हैं, तो उसको हम कोगुलेंट्स या फिर प्लाज्मा क्लॉट्स बोलते हैं। फिर होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल लिक्विड, बायोलॉजिकल फ्लूइड जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सीरम, ठीक है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे आई, यहाँ पे बायोलॉजिकल फ्लूइड, बायोलॉजिकल फ्लूइड में बात आती है यहाँ पे सीरम की। बायोलॉजिकल फ्लूइड में किसकी बात आती है? सीरम की। तो सीरम जो है वो ह्यूमन ब्लड में से निकाला जा सकता है। तो ह्यूमन ब्लड में से सीरम निकालते हैं तो वहाँ पे वो जो सीरम होता है वो भी काफ़ी प्रभावशाली होता है और वो केपेबल होता है कि उसके अंदर एक सेल को ग्रो करवाया जा सके। और थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, पहला तो हो गया कोगुलेंट्स, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल फ्लूइड जिसको अपन यहाँ पे सीरम बोल रहे हैं, और थर्ड हो जाते हैं टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स। थर्ड क्या हो जाते हैं? टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स, मतलब टिश्यू से निकले हुए या टिश्यू, जो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं वो अलग अलग टाइप के टिश्यू से निकले हुए जो चीज़ें होती है, लाइक लिवर से आप ले सकते हो, लिवर से आप ले सकते हो, उसके आप ऑब्टेन कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो स्प्लीन से, स्प्लीन के बाद आप एम्ब्रायो से आइसोलेट कर सकते हो, बोन मैरो से आइसोलेशन कर सकते हो। तो इन जगह के जो आइसोलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन जगह के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो भी हम मीडिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात थी नेचुरल मीडिया की, जो 3 पार्ट में हमने देखा कि प्लाज्मा क्लॉट्स, सीरम और टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स के रूप में हमने नेचुरल क्लॉट्स को स्टडी किया। अब बात आती है सिंथेटिक क्लॉट्स की, या सॉरी सिंथेटिक मीडिया की, सिंथेटिक कल्चर मीडिया की, कि सिंथेटिक कल्चर मीडिया किस टाइप का होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सिंथेटिक कल्चर मीडिया में बेसिकली होता है क्या? अब सिंथेटिक का मतलब पहले ही बोल दिया मैंने कि जो आर्टिफिशियल है वो अब हम बनाते हैं, आपको बनाया नहीं मिल रहा है, वो हमें बनाना पड़ेगा आर्टिफिशियली। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है सिंथेटिक मीडिया की। सिंथेटिक मीडिया की बात, अब सिंथेटिक मीडिया में हम देखें तो इसको बेसिकली कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बेसिकली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अलग अलग टाइप के कोफैक्टर्स हो गए, इन सबको मिला के हम क्या करते हैं? एक सिंथेटिक मीडिया बनाते हैं। अब सिंथेटिक मीडिया का मतलब मैन मेड मीडिया। मैन मेड मीडिया मतलब कि हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड करके हमने पता लगाया कि ये जो सेल है, एक पर्टिकुलर सेल, इसको आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करवाने के लिए 15 तरह के अलग अलग न्यूट्रिशन की या 15 तरह के अलग अलग कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन 15 तरह के कोफैक्टर्स को हमने एक पर्टिकुलर मीडिया में मिला दिया तो ये सेल वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें और ऑप्टिमम टेम्परेचर, रिक्वायर्ड मॉइस्चर, रिक्वायर्ड पीएच हम उसको देते हैं तो वो जो सेल है वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो हमें पता लगाना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर सेल को ग्रो करवाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत है, और हम वो सब ऐड करते हैं, तब जाके हमारा जो सिंथेटिक मीडिया है वो यहाँ पे तैयार होता है। सिंथेटिक मीडिया में बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, अगर रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की तो वो फैट की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी विटामिन की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको उसमें फास्फोरस का कंसंट्रेशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये होता है सिंथेटिक मीडिया की, जब हम मीडिया जो है खुद से बनाते हैं, सिंथेटिकली आर्टिफिशियली जो है मीडिया खुद से बनाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। सिंथेटिक मीडिया भी अब यहाँ पे 2 तरह के होता है, एक तो सीरम कंटेनिंग और दूसरा सीरम फ्री। सिंथेटिक मीडिया यहाँ पे फर्दर 2 तरह का यहाँ पे हमने देख रहे हैं। सिंथेटिक मीडिया जो है यहाँ पे हम 2 प्रकार का देख रहे हैं, एक सीरम कंटेनिंग और दूसरा सीरम फ्री। एक में सीरम होगा, दूसरे में सीरम नहीं होगा। तो जो सीरम कंटेनिंग मीडिया होगा उसमें एक मीडिया आता है MEM मीडिया, जिसको मिनिमम एसेंशियल मीडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लो MEM मीडिया, जिसको हम मिनिमम
एसेंशियल मीडिया, MEM का फुल फॉर्म है, मिनिमम एसेंशियल मीडिया बोलते हैं। और सेरम फ्री जो मीडिया है, जहाँ पे सेरम नहीं है, उसमें MCDB मीडिया आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो MCDB मीडिया। बेसिकली MCDB का मतलब होता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर साइटोलॉजिकल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस तरह का मीडिया जो होता है, जो इन सब जगहों पे यूज़ हो सकता है, वो MCDB मीडिया होता है। ठीक, तो ये सारे सेरम फ्री मीडिया ऐसे हो गए, और सेरम के जिसको सेरम के साथ जो सिंथेटिक मीडिया होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये तो था आपका कल्चर मीडिया। उसके बाद बात आती है ग्लासवेयर्स के स्टरलाइजेशन की। तो ये मैं कई बार ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब इसको मैं लिखने के बजाय आपको फिर से एक बार बोल के बता देता हूँ कि हमें जो भी ग्लासवेयर्स, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है, उनको कंटामिनेशन से फ्री रखना ज़रूरी होता है। अगर हम कंटामिनेशन से फ्री नहीं रखेंगे तो बाहर का अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म हमारे सैंपल में आ गया तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो हमें चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें 100% कंटामिनेशन फ्री रखना होता है, और एटलीस्ट 100% कंटामिनेशन फ्री रखने की कोशिश करनी पड़ती है। कंटामिनेशन हटाने के लिए लेबोरेटरी में कई प्रकार के मेथड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं। उनमें से कुछ मेथड्स मैं मेंशन कर दूं कि हीट में अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। जैसे ड्राई हीट का मेथड होता है, हम इंक्यूबेटर एक मशीन आती है जहाँ पे सिर्फ गर्म हीट जो है वो दे सकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम नहीं देते पर गर्मी देते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप देखो टेम्परेचर, जैसे कि रूम हीटर होता है, रूम हीटर क्या होता है, एक रॉड होता है, वो गर्म होता है, उस कारण से रूम गर्म हो जाता है। वैसे ही इंक्यूबेटर में एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर रहता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है, और वहाँ पे आप स्टरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद, एक लेवल ऑफ टेम्परेचर के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। ड्राई हीट के बाद हम यहाँ पे जो नॉर्मल हीट है डायरेक्ट फ्लेम से, वहाँ से भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव में प्रेशर जनरेट होता है, पानी डालते हो, एक तरह से कुकर होता है, और कुकर में जैसे सीटी बजती है ना, वैसे ऑटोक्लेव में भी सीटी बजती है। तो उसमें हम पानी डालते हैं और वो जो भाप निकलता है, वेपर निकलता है, उसकी गर्मी से स्टरलाइजेशन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन लेमिनार से भी करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे मतलब रेडिएशन वाला स्टरलाइजेशन। उसके बाद हम रेगुलर वे में लैब में इथेनॉल का यूज़ करते हैं, 70% इथेनॉल का हम यूज़ करते हैं बेसिकली, कभी कभी 99% इथेनॉल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इथेनॉल का भी जो यूज़ है वो बेसिकली फिजिकल मेथड में किया जा सकता है एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और भी कई प्रकार के मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स थे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बात आती है एनिमल कल्चर की प्रिपरेशन की, या एनिमल मटेरियल की प्रिपरेशन की। अब सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेट कैसे करेंगे? तो आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन जब करते हैं प्राइमरी कल्चर का ना, तो या तो उसको स्टोर करो फ्रीज में, उसको एकदम कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखो जो आपका आइसोलेटेड प्रोडक्ट है, जो आपका एक्सट्रैक्ट है, और नहीं तो उसको तुरंत यूज़ कर लो, वरना वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्टामिनेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि सेल कल्चर या सेल लाइन को स्टेब्लिश कैसे करेंगे। मतलब हमने एक सेल क्या कहते हैं ले लिया, हमने उसको कल्चर करने के लिए एक पेट्री डिश में उसको इनोक्यूलेट कर दिया, कल्चर कर दिया। अब इसको मेंटेन करके रखना है 2-3 महीने तक, ग्रो होने तक 2-3 महीने तक। 2-3 महीने तक इसको बिना किसी कंटामिनेशन के हुए, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हुए कैसे हमेशा सही रखा जाए, उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। लेबोरेटरी में हर सारी मशीन है उसमें, इसीलिए आजकल जो मशीन्स आती है उसमें पूरा टाइम और रूटीन सब कुछ एकदम मैच रहता है, जो अपने आप फ्लक्चुएट कर सकती हैं जिस तरह से आप उनको सेट करो। ठीक है, तो उस प्रकार की मशीन्स आती है और उस हिसाब से हम जो है अपने जो कल्चर है, अपना जो सैंपल है उसको ग्रो करवा सकते हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, उसके बाद ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 महीने तक हम बैठे रहे वहाँ पे एक ही जगह, हिले ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें जो भी चाहिए मशीनरी वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए, मतलब खुद से भी वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि हमें बैठे रहना पड़े, टेम्परेचर ऐसा ना हो कि भाई टेम्परेचर बहुत बढ़ गया अब उसको कम करना है, नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए टेम्परेचर का, एनवायरनमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेगुलेटेड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है
पर्टिकुलरली रहनी चाहिए, तब जाके हमारा जो कल्चर है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये सारे, और जो सेल लाइन होता है, सेल लाइन अपन एक टर्म यूज़ करते हैं, सेल लाइन। सेल लाइन में कुछ पार्ट्स आते हैं, प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी कल्चर, टर्शियरी कल्चर, या फिर प्राइमरी कल्चर के बाद सब कल्चर आता है, सब कल्चर 1, सब कल्चर 2, सब कल्चर 3, और फर्दर बहुत सारे सब कल्चर्स आते हैं। ये कैसे हम करते हैं और ये इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हमने जब एक पेट्री डिश में अपना कल्चर डाल दिया, अपना सैंपल डाल दिया, तो वो आ गया आपका प्राइमरी कल्चर, वो आपका आ गया प्राइमरी कल्चर, ठीक। अब इसको फर्दर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है कहीं और, ये जो आपका सैंपल है वो इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, अब इसको आपको ट्रांसफ़र करना है दूसरे पेट्री डिश में नए न्यूट्रिशंस के साथ, तो वो हो गया आपका सब कल्चर फर्स्ट, या फिर वो हो गया आपका सेकेंडरी कल्चर, आपको जो बोलना हो, वैसे सब कल्चर आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही करते करते जब आप चेंज करते जाते हो, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है तो उसमें कई बार चेंजिंग करनी पड़ती है, और हर बार चेंजिंग के समय ये जो पूरा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है और पूरे लेबोरेटरी रूल्स है उनको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये बीच में करते हुए भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुई तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये जब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इस कल्चर को एक से दूसरे बैच में ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो हर बैच का एक नाम होता है, चाहे हम उसको सब कल्चर 1, फिर सब कल्चर 2, सब कल्चर 3, इस प्रकार से बोल के डिनोट कर सकते हैं। और फाइनली हमें हमारा जो सेल लाइन है पूरा, एक जो कल्चर हमारा जो सैंपल है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है, जिस भी एज में हमें चाहिए, वो जितना भी बड़ा हम ग्रो करना चाहते हैं, जिस भी स्टेज की स्टडी करना चाहते हैं उस स्टेज में हम उसको लेके उसकी स्टडी कर सकते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से उसको एक लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली होता है लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही लो टेम्परेचर में हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, बहुत लो टेम्परेचर में, ठीक। तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन में आता है। तो ये था बेसिकली एनिमल सेल कल्चर के बारे में। हम आगे चल के मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, अब जो बेसिक कल्चर है, कुछ मेथड्स हैं, स्लाइड कल्चर के मेथड्स हैं, ऑर्गन कल्चर के मेथड्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही था, जिसमें हमने एनिमल सेल कल्चर में जो कल्चर मीडिया यूज़ होता है, जो और भी चीज़ें यूज़ होती है, जो सेल कल्चर की थ्योरी है पूरी, किस प्रकार से सेल कल्चर मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में स्टडी किया। इसके पहले हमने लेबोरेटरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था और सबस्ट्रेट के बारे में स्टडी किया था। तो आज का वीडियो हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम स्पेसिफिक कुछ कल्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।